हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के सारे तरीके समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि नोमेनक्लेचर ये मैं कहूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होती चली जाएगी। यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं आते, यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट की अप्रोच अच्छी होनी चाहिए तो आपकी ऑर्गेनिक बेस्ट हो जाएगी। अन्यथा तो जानते ऑर्गेनिक का भय हमेशा ही बच्चों को रहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी तरीके आपको बताए जा रहे हैं उन तरीकों को आप तरीके से नोट कीजिए, पढ़िए, और अगर डाउट आता है तो मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण का तरीका बताया था। फिर मैं बताया था साइक्लो का, बाईसाइक्लो का, स्पाइरो का, और फिर हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। और इस क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नामकरण में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का, साइनाइड का, एल्डिहाइड का, सल्फोनिक एसिड का, एस्टर का, एमाइड का, इसके अलावा आइसोसाइनाइड का, इसके अलावा मैंने किसका बताया था आपको, हैलाइड का, और मैंने बताया था आपको एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण, यानी तरह तरह के, और कीटोन का। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शन के आईयूपीएसी नामकरण के तरीके मैंने आपको बताए थे। उनके प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक क्रियात्मक समूह केवल कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़कर प्रत्येक क्रियात्मक समूह क्या बन सकता है, प्रतिस्थापी, और वो डिसाइड करेगी प्रायोरिटी टेबल। लेकिन उससे पहले हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप ऐसे हैं जिनके हमें आईयूपीएसी नाम पढ़ने हैं। उसके बाद मैं बता दूंगा आपको प्रायिकता सारणी, और फिर जो आपका ये आईयूपीएसी नामकरण का जो सिलसिला चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी आवर्त सारणी की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ थायो एल्कोहल। किसकी बात करेंगे, थायो एल्कोहल। कल मैंने आपको पढ़ाया था एल्कोहल का, कीटोन का। आज बात कर रहा हूं मैं थायो एल्कोहल। किसके बारे में बात करें, थायो एल्कोहल। देखो, थायो का मतलब होता है सल्फर। थायो वर्ड किसके लिए यूज होता है, सल्फर के लिए। सल्फर जानते हो ना आप, एस, इसे बोलते हैं सल्फर। थायो वर्ड यूज होता है सल्फर के लिए। आप जानते हो आपका एल्कोहल क्या होता है भाई, देखो आपका एल्कोहल इधर लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। आपका जो एल्कोहल होता है, बताया था कल मैंने आपको, एल्कोहल क्या होता है, फ्री वैलेंसी OH। इसे बोला था आपने एल्कोहल, ये बोला था आपने, इसे बोला था आपने एल्कोहल। अरे बता, कल बताया था मैंने आपको कि आपका एल्कोहल क्या होता है, फ्री वैलेंसी OH को बोलते हैं आप एल्कोहल। अगर मैं O हटाकर, देखो ध्यान से आप, फ्री वैलेंसी OH को बोलते हैं आप एल्कोहल। अगर मैं O हटाकर सल्फर लगा दूं, क्या लगा दूं, सल्फर। और आपको पता है ऑक्सीजन जो सल्फर है एक ही ग्रुप के मेंबर होते हैं। भाई आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी में, और स्टाइल से टीपो, एक ही तो आवर्त सारणी, ये अपने पास होते हैं ग्रुप 16 के अंदर। 16 ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। बताऊंगा मैं आपको आवर्त सारणी में, डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। लेकिन मैं अभी तो आपको बता दूं, ऑक्सीजन जो सल्फर है वो दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। देख लो आप, 16 ग्रुप में इसमें ऑक्सीजन आता है, इसमें अपना सल्फर आता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन को रिप्लेस करके अगर यहां पर लगा दूं सल्फर, क्या लगा दूं यहां पर, सल्फर, क्या लगा दूं यहां पर, सल्फर, तो क्या बन जाएगा ये, SH। अब इसके पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, दो तो ये रे और 2 ये रे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये आ रहा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे आप थायो एल्कोहल। अगर ऑक्सीजन के स्थान पर अगर आपने सल्फर लगा दिया तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा थायो एल्कोहल। बात समझ रही है आपको। एल्कोहल तो क्या होता है, फ्री वैलेंसी OH। अगर ऑक्सीजन एटम है तो आप उसे बोलेंगे एल्कोहल। लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन को हटा के अगर सल्फर ऐड कर दिया तो कहलाएगा थायो एल्कोहल। क्या कहलाएगा वो, थायो एल्कोहल। देखो मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैंने आपको क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नामकरण बताए हैं, इनमें से कुछ सिलेक्टेड ही आपके कोर्स के अंदर है। लेकिन मैं सारे फंक्शनल ग्रुप इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जब आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उनमें सब क्रियात्मक समूह डिटेल के अंदर आएंगे। वहां पर आपको इनको बनाने की विधियां और इनके रासायनिक गुण पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का आइडिया नहीं होगा तो फिर आप उसकी बात नहीं कर पाओगे। अगर आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर जो कमांड है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 या 8 चैप्टर 12th के अंदर है भाई, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर एल्कोहल में अगर आपने O के हटाकर अगर सल्फर ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, थायो एल्कोहल। क्या बन जाएगा, थायो एल्कोहल। अब देखो आप, तो लिख देता हूं मैं कि जो थायो एल्कोहल होता है आपका जो थायो एल्कोहल होता है, आपका जो थायो एल्कोहल है भाई, आपका जो थायो एल्कोहल है वो क्या होता है, वो होता है फ्री वैलेंसी। जानते हो इसको, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, फ्री वैलेंसी। और मैंने आपको कहा था कि फ्री वैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। फ्री वैलेंसी SH, ये कहलाएगा आपका थायो एल्कोहल। या इसे ऐसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, SH।
क्लियर है बात से मेरी आपको। तो पहली बात तो यही कि थायो अल्कोहल होता क्या है, तो थायो अल्कोहल क्या होता है, फ्री वैलेंसी एसएच को बोलते हैं थायो अल्कोहल। अगर अल्कोहल में ओ हटाकर अगर आपने सल्फर लगा दिया तो कहलाएगा थायो अल्कोहल। अब आप देखो यहां पर सल्फर है कि नहीं, दिख रहा है आपको साफ साफ सल्फर है। और आपको पता है हम जब भी बात करते हैं कार्बन की बात करते हैं, अगर मान लो यहां पर कार्बन होता, मान लिया अगर मान लो यहां पर कार्बन होता तो आपके पास सफिक्स दो हो जाते हैं। कौन सा, एक सफिक्स कब, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होता, और एक सफिक्स कौन सा, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता। लेकिन यहां तो सल्फर है तो सल्फर को तो हम कार्बन चेन में काउंट करते नहीं है, तो इसका जो प्रीफिक्स होता है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो प्रीफिक्स होता है इसका मरकैप्टो। क्या होता है, मरकैप्टो, ध्यान रखना, मरकैप्टो, MERCAPTO, इसे बोलते हैं मरकैप्टो। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है मरकैप्टो। अब आप कहोगे सर आप प्रीफिक्स का तो इस्तेमाल करते नहीं है, मैंने आपसे कहा था मैं बताऊंगा आपको कि कब ये क्रियात्मक समूह, अभी तो क्रियात्मक समूह है, कब ये क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी बनेगा वो डिसाइड करेगी प्रायिकता सारणी। क्योंकि आपको पता है जो प्रीफिक्स लगता है, जो प्रीफिक्स लगता है वो किसके लिए लगता है, प्रतिस्थापी के लिए। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि प्रतिस्थापी कब बनेगा, और वो बताएगी आपको प्रायोरिटी टेबल यानी प्रायिकता सारणी। तो पहले तो अभी आप देख लो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, मरकैप्टो। क्या होता है, मरकैप्टो। और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स एक ही होगा इसका, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है थायोल। क्या होता है, उसका तो होता है ओल। एल्कोहल का सफिक्स क्या था भाई, एल्कोहल का प्रीफिक्स तो क्या था, प्रीफिक्स तो था उसका हाइड्रोक्सी, बताया था मैंने आपको, प्रीफिक्स तो था उसका हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या था उसका ओल। इसमें क्या होगा, इसमें का जो सफिक्स होता है वो होता है थायोल। थायोल क्या होता है, थायोल, THIOL, इसका सफिक्स तो होता है थायोल और इसका प्रीफिक्स होता है मरकैप्टो। तो पहले आप इस बात को ध्यान रखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थायो अल्कोहल क्या होता है, कि सर थायो अल्कोहल होता है फ्री वैलेंसी HH, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स होता है इसका मरकैप्टो, और फिर पता होना चाहिए आपको सफिक्स, सफिक्स क्या होगा इसका, इसका सफिक्स होगा थायोल। क्या होगा भाई, थायोल। अब मैं लेता हूं एग्जांपल, और IUPAC का नेम तो फिक्स रहेगा, P + W + PS + SS, पता लग गया ना आपको, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, पता है आपको। और सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं हम क्रियात्मक समूह के लिए, प्राइमरी सफिक्स आपको पता है, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो N डबल बॉन्ड है तो N ट्रिपल बॉन्ड है तो I। वर्ड रूट पता है आपको, कार्बन बॉन्ड संख्या, और P क्या होता है आपका प्रतिस्थापी। अगर ये प्रतिस्थापी बनेगा तो किसका यूज करोगे आप, मरकैप्टो का, सीधी बात जानते हो आप। आ जाओ भाई एग्जांपल। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थायो अल्कोहल क्या होता है, फ्री वैलेंसी एसएस, प्रीफिक्स क्या होता है मरकैप्टो, सफिक्स क्या होता है इसका थायोल। अब मैं लेता हूं एग्जांपल ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखो भाई एग्जांपल देखो, सबसे छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने ये, देखो आप एग्जांपल को, CH3SH ले लिया, दिख रहा है साहब आपको SH, क्या हो गया, थायो अल्कोहल हो गया, दिख रहा है आपको सब सब, फंक्शनल ग्रुप ही तो है। अब देखो श्रृंखला कितने कार्बन बनेगी, एक कार्बन की, ठीक है। अब आ जाओ, क्या आपको यहाँ प्रीफिक्स दिख रहा है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ो आप, आगे आता W, W क्या होता है वर्ड रूट, कितने कार्बन है, एक, और एक कार्बन का IUPAC में क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल है कि नहीं, तो क्या लगा दोगे आप, N लगा दोगे, ठीक है। अब SH जो है इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, एक ही होता है थायोल, ये लो जी थायोल, तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथेन थायोल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा मिथेन थायोल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा मिथेन थायोल, हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, अगर मान लो एग्जाम्पल मैं ये लूं, ये एग्जाम्पल ले लिया, अब दिख रहा है आपको साफ साफ, श्रृंखला कितने की होगी, दो कार्बन की, तो एक दो, ठीक है। कितने कार्बन, दो को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, N लगा देंगे, और क्या लगा देंगे, थायोल, इथेन थायोल, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल ये लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको कार्बन मत मान लेना, ये सल्फर है भाई, कार्बन खाओगे केवल यहां पर, तो एक दो क्या करोगे आप, कितने कार्बन है, दो को बोलेंगे एथ, N कहां पर है, 1 पे 2 पे, तो 1 पे 2 पे कितने हैं, दो दो के लिए लगा डाई, और डाई कौन है आपके, थायोल। ये लो जी नाम तैयार हो गया। तो नाम लिखना तो आसान है ना भाई। और एग्जांपल ले लो, तीसरा एग्जांपल हो गया, चौथा एग्जांपल ले लो आप, अगर मान लो एग्जांपल आप ये लेते, ये लेते आप, तो क्या करते, नंबरिंग कर दो आप, ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6, तो पहले क्या लिखोगे आप, पहले साइक्लो लिखोगे। अब बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने साइक्लो क्यों लिखा, क्योंकि पता है जब भी साइक्लो कंपाउंड आता है तो वर्ड रूट से पहले क्या लिखना पड़ता है आपको, साइक्लो। कितने का, 6 को बोलेंगे आप हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल लगा देंगे N, और 1 पे और 4 पे कितने हैं, दो क्या होना है, डाई, और डाई किसके, इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, थायोल, क्योंकि यहाँ अंदर बाहर का चक्कर होता ही नहीं, तो एक ही लगता है यहाँ तो थायोल। ये लो जी, तो देख लीजिए आप, नाम आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार कंपाउंडों के IUPAC नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। बात समझ रही है आपको, किस प्रकार कंपाउंडों क्या किए जाएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये नाम हो जाएगा इसका, ये नाम हो जाएगा इसका, ये नाम हो जाएगा इसका, और ये अपने पास है। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एग्जांपल ये होता, जैसे मान लो एग्जांपल ये होता, एग्जांपल सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा भाई। और बाकी मैंने आपसे खुद कहा है
कि एग्जाम्पल आप अपनी इच्छा की बना सकते हो, बस उसका आप नाम लिखने का तरीका आना चाहिए, और तरीके मैंने आपको सारे बता दिए, चाहे दुनिया का कोई सा एग्जाम्पल आ जाए। आ जाओ यहाँ, जैसे मान लो मैं ये लेता, अब आप देखो यहां पर दो तरह के क्रियात्मक समूह है, एक तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक आपके पास थायो अल्कोहल। इसे क्या बोलते हो, ये तो आपका कौन है, थायो अल्कोहल, ये तो आपका है थायो अल्कोहल, और ये कौन है आपका, ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। देख के पहचान लेना भाई कौन कौन है, ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जब मिक्स वाले एग्जांपल आएंगे फिर आपको ये पता होना चाहिए कि क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका थायो अल्कोहल है। अब मैंने आपसे कहा था, मैंने अभी तक प्रायिकता सारणी नहीं बताई, लेकिन मैंने आपसे एक बात तो कही थी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो पूरी प्रायिकता सारणी में सबसे 1 नंबर पे आता है, यानी फर्स्ट नंबर पे जो क्रियात्मक समूह है वो कौन है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये जीवन में कभी क्या नहीं बनेगा, प्रतिस्थापी नहीं बनेगा, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। क्या बन जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या बन जाएगा फिर, अगर ये क्रियात्मक समूह है तो इसकी तुलना में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, या हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापी, और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। तो बाकी इंग्लिश में ज्यादा यूज कीजिएगा आप। ये तो बन गया फंक्शनल ग्रुप और ये क्या बन गया, प्रतिस्थापी। अगर ये प्रतिस्थापी बन गया तो आपको पता है प्रतिस्थापी के लिए क्या लगाते हो आप, प्रीफिक्स। तो आप नंबरिंग करो, नंबरिंग प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहले फंक्शन ग्रुप को भाई। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 4 पे एसएच है कि नहीं, तो इसका क्या लगाओगे आप, प्रीफिक्स, क्योंकि ये क्या बन गया, अब ये क्या क्रियात्मक समूह रहा है क्या, ये क्या बन गया, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी क्या लगाते हैं, पूर्वलग्न, और इसका पूर्वलग्न क्या बताया था मैंने आपको, मरकैप्टो। तो आप क्या बोलोगे, इसका नाम क्या बोलोगे, 4 पे कौन है आपका, मरकैप्टो। अब आ जाओ साइक्लो कंपाउंड, तो पहले क्या लिखोगे, साइक्लो, फिर कितने कार्बन, 6 को बोलेंगे आप हेक्स, फिर सारे बॉन्ड सिंगल लगा देंगे एन, और 1 पे देखो आप, 1 पे जो है ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका कार्बन क्या श्रृंखला के अंदर शामिल हो रहा है क्या। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन श्रृंखला के अंदर शामिल नहीं होता है तो आप सफिक्स कौन सा लगाते हो, ओइक एसिड लगाते हो या कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हो, आप लगाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगाते हैं, आप लगाते हो, एक मिनट, आप लगाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगाते हो आप लगाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लगाओगे, मीथेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो जी, नाम तैयार हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 मरकैप्टो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो नाम लिखने को दिक्कत आई आपको, बस आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा अगर हमें प्रायिकता सारणी का पता लग जाए तो हम किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये तो अपने पास था थायो अल्कोहल। लास्ट और फाइनल क्रियात्मक समूह देखो आप, एक और रह गया, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको प्रायिकता सारणी। उसके बाद फिर आप चाहे कोई सी एग्जांपल, कोई सी बुक का कोई सा एग्जांपल लगा दो, आपसे हर एग्जांपल सोल्व हो जाएंगे भाई, ठीक है। एग्जांपल देखिए मेरा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, लास्ट क्रियात्मक समूह है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन। एमीन का आईयूपीएसी नामकरण, कि एमीन का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो एमीन क्या हो गई आपके पास, क्रियात्मक समूह। क्या हो गई एमीन, क्रियात्मक समूह। अब देखो आप, आपके पास जो एमीन है, पहली बात तो ये कि सभी क्रियात्मक समूह है। अब देखो एमीन आपके पास 3 तरह की होती है, कितने तरह की होती है, 3 तरह की, ध्यान रखना। एमीन जो आपके पास है वो 3 टाइप की होती है, और तीनों की तीनों ही क्रियात्मक समूह है भाई, ध्यान रखना। पहली बात तो आपको बताना चाहिए, पढ़ोगे आप 12th में पूरा पूरा चैप्टर ऐसे कैसे। एमीन आपके पास 3 तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी एमीन, एक होती है सेकेंडरी एमीन, और एक होती है टर्सरी एमीन। 3 तरह की एमीन होती है, एक होती है प्राइमरी एमीन, एक सेकेंडरी एमीन, और एक होती है टर्सरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्या होती है, देखो आप, प्राइमरी होती है फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी तो होगी, फ्री वैलेंसी NH2, इसे बोलते हैं प्राइमरी एमीन। इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। और इधर फ्री वैलेंसी क्या होगा, कोई भी ग्रुप। आ जाओ सेकेंडरी एमीन क्या होती है, फ्री वैलेंसी NH, फ्री वैलेंसी। देखो बताऊंगा मैं कैसे बनता है, बताऊंगा मैं आपको कि कैसे बनता है। टर्सरी एमीन क्या होती है, फ्री वैलेंसी NNN, यानी कितनी फ्री वैलेंसी होंगी यहाँ पर, 3, एक फ्री वैलेंसी, दूसरी फ्री वैलेंसी, तीसरी फ्री वैलेंसी। यहाँ कितनी वैलेंसी खाली है, 2, यहाँ कितनी वैलेंसी खाली है, 1। देखो इसे तो बोलते हैं प्राइमरी एमीन, इसे बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी एमीन। तीनों की तीनों ही एमीन है, फर्क ये होगा ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। और तीनों का प्रीफिक्स और सफिक्स सेम ही होता है, क्योंकि तीनों है तो एमीन ही, लेकिन फर्क इतना होगा, ये प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्सरी होती है। पहली बात तो ये सर बनती कैसे, देखो आप, इसे तो आप जानते हो, इसे तो आप जानते हो, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम अमोनिया। क्या बोलते हैं इसे हम, अमोनिया। अगर मैं अमोनिया से एक एच हटा दूं, अगर मैं अमोनिया से एक एच हटा दूं तो कितने एच बच जाएंगे यहाँ पर भाई, देखो ना आप, अगर मैंने एक एच हटा दिया तो 3 में से 1 गया तो 2 ही बचेंगे। तो बताओ एक डंडा खाली होगा कि नहीं होगा, और क्या बन जाएगा, NH2। बताओ बचेगा ही नहीं बचेगा। कौन सी एमीन बन गई ये बन गई आपके पास प्राइमरी एमीन। अगर मान लो फिर मैंने एक एच निकाल दिया तो बताओ कितने डंडे खाली हो जाएंगे इस बार,
एक एच और चला जाएगा और दो में से एक जाएगा तो एक तो बचेगा भाई, कौन सी सेकेंडरी। अगर मान लो मैंने फिर एच निकाल दिया तो बताओ क्या बन जाएगी, मतलब टर्सरी एमीन बनेगी नहीं बनेगी, कितनी एमीन बन गई, टर्सरी एमीन। तो अगर आपने अमोनिया में से अगर एक एच हटाया तो प्राइमरी एमीन, दूसरा एच हटाया सेकेंडरी और तीसरा एच हटाया तो क्या बन जाएगी, टर्सरी एमीन। तो एमीन तीन तरह की होती है, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि एमीन तीन तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी और एक होती है टर्सरी। और ये बनती कैसे है वो डिसाइड करेगी अमोनिया। अगर आपने अमोनिया से एक एच हटाया है तो बन जाएगी प्राइमरी, अगर दूसरा एच हटाया है तो बन जाएगी सेकेंडरी और अगर तीसरा एच हटाया है तो बन जाएगी टर्सरी एमीन। और इस फ्री वैलेंसी पर ये जो फ्री वैलेंसी आपको खाली दिख रही है, इन फ्री वैलेंसी कौन जुड़ा होगा, आर जानते हो आप आर क्या होता है, आर होता है आपका एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, आर होता है आपका एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप किसे बोलते हो आप, हाइड्रोकार्बन रेडिकल को, हाइड्रोकार्बन मूलक को क्या बोलते हो आप, एल्काइल ग्रुप। ठीक है भाई, तो पहली बात तो हमको ये पता होनी चाहिए एमीन तीन तरह की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन ध्यान रखना इसका नाम, इसका आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका अलग होगा और इन दोनों का आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका अलग होगा। यानी एमीन में भी आईयूपीएसी नाम लिखने के तरीके में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्यों होता है अभी आपको पता लग जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, चाहे एमीन प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, तीनों एमीन के प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों सेम होते हैं। तीनों ही एमीन के, चाहे एमीन प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, तीनों के तीनों एमीन के जो प्रीफिक्स होंगे और सफिक्स होंगे वो सेम होंगे। लेकिन प्राइमरी एमीन के नाम लिखने का तरीका कुछ, एक मिनट भाई, देखो भाई, चाहे एमीन प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, प्राइमरी एमीन के नाम का तरीका कुछ अलग होगा और सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के नामकरण का तरीका कुछ अलग होगा। बाकी प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के लिए क्या होंगे, सेम। और मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन बनती कैसे है। अब मैं बताता हूं पहले प्रीफिक्स के बारे में और सफिक्स के बारे में, फिर बताऊंगा कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। देखो भाई ध्यान से आप, कि एमीन का प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि एमीन तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब आप देखो प्रीफिक्स के बारे में कि एमीन का प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है इसका एमिनो। क्या होता है, एमिनो। ध्यान रखना, प्रीफिक्स क्या होता है इसका, एमिनो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका प्रीफिक्स है मतलब ये क्या बन सकती है, प्रतिस्थापन बन सकती है। दूसरी बात सफिक्स देखिए आप, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स जो इसका नाम है वही होता है भाई, एमीन। ये लो जी, एमाइन बोल दो, एमीन बोल दो, आपकी इच्छा है भाई। प्योर प्रोनाउंसिएशन तो एमाइन ही होता है। तो सफिक्स तो होता है इसका एमाइन और प्रीफिक्स क्या होता है इसका अमाइनो। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया प्रीफिक्स और ये क्या हो गया सफिक्स। अब ये तीनों के ऊपर लगेगा, चाहे एमीन प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो। लेकिन नामकरण का तरीका प्राइमरी का अलग होगा और सेकेंडरी टर्सरी का अलग होगा। अब मैं लेता हूं एग्जांपल, देखो भाई एग्जांपल को ध्यान से। अगर मान लो एग्जांपल, पहले मैं ले रहा हूं प्राइमरी का, तीनों एग्जांपल लिख देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए आपको। देखो भाई, जैसे मान लो एग्जांपल लिखा मैंने, ये कौन सी एमीन दिख रही है आपको, पीछे देख रहे हैं ना आप। अगर फ्री वैलेंस NH2 दिखता है आपको तो एमीन कौन सी होगी, प्राइमरी। एक एग्जांपल देखो आप, ये दिख रही है आपको, बीच में क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा आपको, सेकेंडरी वाला दिख रहा है NH। और एक ले लिया एग्जांपल मैंने, ये देखो आप, दिख रहा है आपको, इसको देखो आप, इसको देखो आप, दिख रहा है, ये टर्सरी हो गया, ये सेकेंडरी होगा, ये प्राइमरी होगा। अब आप देखो प्राइमरी का नाम कैसे करना है। आप बताइए नाइट्रोजन है, पता है आपको इस बात का कि नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन को कार्बन चेन के अंदर काउंट नहीं करते, इस बात का भी आपको पता है। तो श्रृंखला कितने कार्बन की होगी, एक कार्बन की। बताओ इस कार्बन के ऊपर कोई आपको प्रतिशत दिख रहा है क्या। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P+W + PS + SS। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा। बताओ क्या प्रीफिक्स लगेगा क्या यहाँ पर, है ही नहीं तो लगेगा नहीं। आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है, एक। और एक कार्बन को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। काम हो गया ऐसा। आ जाओ PS। PS होता है प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड क्या लगा दोगे आप, एन लगा दोगे, लगा दिया। अब NH2 तो क्या लगाओगे, सेकेंडरी सफिक्स, और सफिक्स क्या होता है इसका, एमीन, तो आप लगाओगे पीछे एमीन। अब देखो ये E आ गया, ये A आ गया। तुम्हें पता है दो स्वर एक साथ नहीं आते, तो आगे वाला स्वर कैंसिल कर देते हैं, तो नाम क्या होगा, मैथ एन, ई कट जाएगा, नाम क्या होगा, मैथेनामाइन। क्या हो जाएगा नाम इसका, इसका नाम जाएगा मैथेनामाइन। क्लियर है बात, समझ आ रही है आपको। दूसरा एग्जांपल देखो आप, ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो आप। जैसे मान लो एग्जांपल लेता मैं, ये भाई श्रृंखला 3 की होगी, नंबरिंग कर दो आप, 1 2 3 हो गई नंबरिंग। आ जाओ भाई, यहाँ प्रीफिक्स है क्या, नहीं है। वर्ड रूट गिनो आप, कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन क्या बोलते हैं हम, 3 को बोलते हैं प्रोप। हो गया। आ जाओ PS, सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा दोगे, एन। अब देखो ये हटाना पड़ेगा आपको क्योंकि दो स्वर एक साथ नहीं आते, तो डैश लगा देंगे। 1 पे कौन है आपका, NH2 क्या लगाओगे आप लगा दोगे एमीन। ये लो जी,
प्रोपेन 1 एमीन। क्या लगा दोगे आप? प्रोपेन 1 एमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 एमीन। इधर आ जाओ आप, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते, ये कोई इसे एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेता मैं, ये दिख रही है आपको? NH2 दिख गया ना? NH2 प्राइमरी तो होता है भाई। देखो आप, ये क्या दिख रहा है आपको? साइक्लो। तो पहले क्या लिखोगे आप? साइक्लो। कितने काम? 6। तो हेक्स एन, और ये 1 2 3 4 5 6, ये हटाना पड़ेगा भाई, ये हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 स्वर एक साथ नहीं आते। तो 1 एमीन। ये लो जी। तो एग्जाम्पल तो कोई सा ले लो ना आप, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, और वो तरीके तो पढ़ के आ गए हम। तो लास्ट एग्जाम्पल चल रहा है, इधर आओ। लेकिन आप, विशेष बात तो यही है। अब आप देखो, ये आपके पास सेकेंडरी है, ये आपके पास टर्सरी है। अगर मान लो अगर आपने श्रृंखला का चयन किया, देखो आप ध्यान से, अगर आपने श्रृंखला का चयन किया, तो जब आप श्रृंखला का चयन करोगे तो बताओ इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, बताओ बीच में नाइट्रोजन आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों हाथ खाली पड़े हुए हैं, और दोनों हाथ जो उसके खाली है, उन दोनों हाथों पे क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह। तो जब आप कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे, बताओ बीच के अंदर नाइट्रोजन आएगा ही नहीं आएगा? और आपको पता है कि नाइट्रोजन को, सल्फर को, यानी कार्बन के अलावा किसी भी एलिमेंट को हम मेन चेन करें, यानी कार्बन की मुख्य श्रृंखला के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो फिर कैसे करें? सुनो ध्यान से। जब भी आपके पास सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का आईयूपीएच नामकरण होगा, मेरी बात सुनना ध्यान से आप, जब भी आपके पास सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का आईयूपीएच नामकरण होगा, तो आपको एक को बनाना पड़ेगा जनक। क्या बनाना पड़ेगा? जनक। और दूसरे को बनाना पड़ेगा प्रतिस्थापी। क्या बनाना पड़ेगा? प्रतिस्थापी। ध्यान रखना, जब भी आप सेकेंडरी का और टर्सरी एमीन का आईयूपीएच नाम करोगे, तो आपको एक को तो बनाना पड़ेगा जनक, और दूसरे को बनाना पड़ेगा प्रतिस्थापी। तो देखो आप, और जनक किसको बनाना पड़ेगा? जो एल्किल समूह आकार में होगा बड़ा, उसके साथ जनक बनाओगे, और बाकी को बना दोगे आप, क्या बना दोगे? प्रतिस्थापी। अब आप देखो, ये भी आपके पास CH3 है, और ये भी आपके पास CH3 है। बताओ दोनों की साइज सेम है कि नहीं? यहां भी कार्बन 1 है, यहां भी कार्बन 1 है। अब जनक चाहे आप इसका बनाओ, चाहे आप इसका बनाओ, बात सेम ही रहेगी। तो मान लिया कि मैंने इसका जनक बना लिया, तो साफ साफ लिख देता हूं। देखो आप, CH3NH CH3, ठीक है। जनक इसका बनाओगे जो एल्किल समूह आकार में बड़ा होगा, लेकिन यहां भी CH3, यहां भी CH3 सेम हो गए, तो आप जनक चाहे इसका बनाओ, चाहे इसका बनाओ। बात मान लो कि मैंने इसका जनक बना दिया, ये डब्बा जो बंद किया है वो क्या हो गया? जनक। ये हो गया आपका पेरेंट। क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका पेरेंट। और ये क्या बन गया? फिर ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। पता नहीं सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिस्थापक बोलते हैं भाई, ठीक है। अब आ जाओ, देखो, अब आप देखो, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, किस पर जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन पर। तो आपको पहले इस नाइट्रोजन को लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे? मिथाइल। मिथाइल कहां पर जुड़ा हुआ है? एन पे। तो क्या लिखोगे आप? एन। पहले क्या लिखोगे आप? एन। और एन पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो लिखोगे एन। एन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल। एन पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। देखना, एन और एन पे कौन जुड़ा हुआ है? आपका मिथाइल। अब आप लिखोगे जनक का नाम। किसका नाम लिखोगे? जनक का नाम। अब देखो, जनक का नाम तो जैसे हमने पहले किया था वैसा वैसा करेंगे। कितने कार्बन है? एक कार्बन क्या बोलते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड लगा दोगे एन, और इसके लिए क्या लगाओगे? एमीन। नाम क्या हो जाएगा इसका? एन मैथिल मैथेनामीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एन मिथाइल मैथेनामीन। यानी आपको पहले एन को लिखना है, और एन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लिखा है उसका नाम, और फिर जनक का नाम लिख दो। जैसे मान लो नाम ये होता, देखो आप ध्यान से, अगर मान लो सर ये होता तो क्या करते हम? देखो आप ध्यान से, अगर ये होता तो जनक किसका बनाओगे? जड़ बनाओगे आप बड़े एल्किल समूह का। तो ये एल्किल समूह तो 1 कार्बन का है, और ये एल्किल समूह 2 कार्बन का है। तो जनक किसका बनेगा? बड़े का बनेगा ना भाई, इसका बना लोगे आप जनक। तो ये क्या बन गया? प्रतिस्थापी। अब देखो, एन पे कौन जुड़ा हुआ है? मैथिल। क्या लिखोगे आप? एन। एन पे कौन है आपका? मिथाइल। अब आप देखो कितने कार्बन है? 1 2, 2 को क्या बोलेंगे हम? एच। सिंगल बॉन्ड है एन, और इसके लिए क्या लगाओगे? एमीन। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा एन मैथिल एथेनामीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? आईपीसी, एन मिथाइल एथेनामीन। क्लियर है बात समझ रही है? एन मिथाइल एथेनामीन। क्लियर है बात समझ रही है आपको? एन मिथाइल एथेनामीन। इधर आ जाओ आप, टर्सरी में वो करना जो आपने सेकेंडरी में किया है। इसमें भी लंबी से लंबी, मतलब उसकी पेरेंट चेन बनाओगे जिसमें एल्किल समूह का आकार क्या होगा? बड़ा। अब आप देखो, यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है, तीनों ही सेम है। आप किसी का जनक बना दो। ये बना दिया आपने जनक, ये क्या बन गया? प्रतिस्थापी। ये भी क्या बन गया? प्रतिस्थापी। अब देखो, एन पे कितने मैथिल आ गए? 2। एक मैथिल रहा, एक मैथिल रहा। जब आपने आईयूपीएच नाम पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था, जब भी मान लो जैसे ऐसे करते थे आप, जैसे मान लो इस पे 2 आ गए, 1 2 3, तो आप क्या लिखते थे? 2 2 2,2 डाई मिथाइल। ऐसे तो लिखते थे आप कि 2 फिर कोमा फिर 2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 पे 2 बार थे। अब बताओ यहां पर एन पर 2 बार मिथाइल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि आपने यहां पर क्या लिखा था? 2,2, तो यहां पर एन पे है, तो आप क्या लिखोगे? एन कोमा एन। क्या लिखोगे आप? एन कोमा एन, क्योंकि जो दोनों मिथाइल है वो कहां पर है? एन पे। तो आप लिखोगे एन कोमा एन। कितने हैं? 2 के लिए लगाओगे डाई, और डाई कौन है आपके पास? मिथाइल। ये हो गया प्रतिस्थापी आपका। अब जनक का नाम लिख दो। जनक का नाम क्या होगा? एक कार्बन क्या बोलेंगे? मैथ।
सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दोगे पीछे, नाम हो जाएगा एनएन डाइमिथाइल मेथेनामिन। क्या नाम हो जाएगा? एनएन डाइमिथाइल मेथेनामिन। देख लीजिए आप ध्यान से, क्या नाम हो जाएगा? एनएन डाइमिथाइल मेथेनामिन। अरे बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम इसी नामकरण में आती है कि प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी एमीन का आईयूपीएसी नाम किस पर लग जाता है। ध्यान रखना, क्या बनेगा नाम? एनएन डाइमिथाइल मेथेनामिन, ये बन जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, एनएन डाइमिथाइल मेथेनामिन। क्लियर है? और एग्जांपल ले लेता हूं मैं ताकि आपको क्लियर है। देखो आप, जैसे मान लो एग्जांपल लेता मैं, इधर देखो आप, अगर मान लो एग्जांपल लेता मैं, ये देखो आप, ये देखो आप, देख लिया आपने? कौन सी एमीन दिख रही है आपको साफ साफ? इससे पहचान लोगे आप कि एमीन कौन सी है, टर्सरी एमीन है। पहले बनाओगे आप जनक। जनक किसका बनाओगे? जो एल्किल समूह आकार में क्या होगा? बड़ा। यहां पर कार्बन 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो बड़ा जनक तो ये बनेगा। दिख रहा है साफ साफ में कि एल्किल समूह बड़ा ये है, जनक ये बनेगा। अब देखो, एन पे एक तो जुड़ा हुआ है मिथाइल और एक जुड़ा हुआ है इथाइल। इसका नाम तो क्या होता है? इसे तो बोलते हैं आप इथाइल। इसका नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं आप मिथाइल। ये तो बोलते हैं आप इसे तो बोलते हैं आप मिथाइल, इसे क्या बोलते हैं आप? इथाइल। अब पहले किसको लिखें? अब देखोगे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम पहले आता है। इथाइल का ई पहले आता है तो पहले किसको लिखोगे आप? इथाइल को, और फिर लिखोगे मिथाइल को। तो लिख दो किसके ऊपर है? एन पे। क्या लिखोगे आप? एन। एन पे कौन जुड़ा हुआ है? एन पे जुड़ा हुआ है इथाइल। फिर डैश लगाओगे, फिर एन। एन पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। क्या लिखोगे? एन। एन पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। अरे वहां पर तो नंबरिंग करते थे, बस यहां पर एन लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब जनक का नाम लिख दो, नंबरिंग करो आप, 1 2 3। तो क्या लिखोगे? प्रोपेन। प्रोप 3 का प्रोप बोलेंगे, सैचुरेटेड एन लगा दोगे और 1 पे ई हटाना पड़ेगा ना भाई, 1 पे क्या लगा दोगे आप? एमीन। ये लो जी, नाम हो जाएगा इसका ये आईयूपीएसी। क्या नाम हो जाएगा? एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। क्या नाम हो जाएगा? एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। क्या नाम हो जाएगा? एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। क्लियर है बात मेरी आपको? दूसरा एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसे कर देता, जैसे मान लो एग्जांपल लेता मैं, CH3N, या ले लिया मैंने क्या, CCH5 ले लिया इस बार, इसे फिनाइल बोलते हैं भाई, ऐसा ले लो। मैं सारे रेडिकल पढ़ाए थे आपको, ओपन ही कर देता हूं स्ट्रक्चर तक पता रहे आपको। देखो इसका आईयूपीएसी नाम दिख रहा है आपको? टर्सरी है। ये क्या है? टर्सरी एमीन। ठीक है, अब आप देखो, हाँ भाई लंबी श्रृंखला चयन करना है। इसमें देखो आप 1 2 3, या एक है यहाँ एक है, इसको मत कर लेना, साइक्लिक चेन काउंट नहीं होती श्रृंखला के अंदर। तो जनक कौन बनेगा? जनक बनेगा हमारा ये, जनक ये बन जाएगा। अब देखो एन पे एक तो है मिथाइल, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फिनाइल। पढ़ाया था ना मूलक के अंदर, मैंने कहा था अगर बेंजीन से अगर आप एक एच निकाल लो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फिनाइल। इसे ही क्या बोलते हैं? एराइल। इसका फॉर्मूला क्या था बेंजीन का? C6H6, एक एच निकाल दिया, क्या बन जाएगा फॉर्मूला? C6H5 फ्री वैलेंसी हो जाएगी खाली। इसे बोलता फिनाइल आपने। तो आप देखो इस पे तो फिनाइल जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है आपका? मिथाइल। अब देखो फिनाइल का फी और मिथाइल का देखोगे आप एम, तो पहले कौन आएगा? एम आएगा। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे सर एन पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। फिर एन पे कौन जुड़ा हुआ है? फिनाइल। नंबरिंग कर दो 1 2 3, क्या है? प्रोप एन, और एमीन कौन सी पे इस बार? 2 पोजीशन पे, तो 2 एमीन। ये लो जी नाम तैयार, एन मिथाइल एन फिनाइल प्रोपेन 2 एमीन। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम? एन मिथाइल एन फिनाइल प्रोपेन 2 एमीन। क्योंकि 2 पे है ना भाई, 1 2 3, वहां पहले 1 पे था, इस बार 2 पे आ गया, तो प्रोपेन 2 एमीन। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। बात समझ रहे आपको? बाकी 12th के अंदर इस पूरे चैप्टर के आईयूपीएसी नाम का जो भी होते हैं वो आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं भी आपको ये बता रहा हूं कि किस प्रकार आपको एग्जाम्पल को हैंडल करना है। पता तो हो आपको कम से कम कि हाँ भाई ये प्राइमरी एमीन होती है, ये सेकेंडरी एमीन होती है, ये टर्सरी एमीन होती है। तो यहां तक की बात बता दी मैंने आपको किसके बारे में? आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। ये हो गया आपके क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नामकरण, और मैं कहूंगा कि आपके आईयूपीएसी नामकरण का पूरा क्राइटेरिया समाप्त हो चुका है। अब केवल मैंने को आपको ये बतानी है प्रायिकता सारणी के बारे में, और अगर आपने एक बार प्रायिकता सारणी पढ़ ली उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह तो बनेगा प्रतिस्थापी और कौन सा क्रियात्मक समूह क्या बनेगा? मैन क्रियात्मक समूह। बात समझ रही है? और वो डिसाइड करेगी, कौन डिसाइड करेगी? वो डिसाइड करेगी प्रायिकता सारणी। तो बस उसकी बात करनी है। बाकी के जितने भी नामकरण आपके आ सकते हैं, बाकी आने के तो एग्जाम तो आप प्रमोट हो चुके हैं, बाकी जितने भी आ सकते हैं उसकी तो मैं बात कर ही चुका हूं आपके साथ। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धमाकेदार करनी है, तो आपको नोमेनक्लेचर का कुछ बेसिक क्राइटेरिया आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।
अगले लेक्चर में मैं दिखाऊंगा आपको क्या प्रायिकता सारणी, उसके बाद उसके एग्जाम्पल ले लेंगे और फिर आपका जो नामकरण का जो तरीका है, मतलब जो नामकरण का जो लेक्चर चल रहा है वो समझ हो जाएगा। फिर मैं चालू कर दूंगा आपके पास पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हो आप आवर्त सारणी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।